नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार सुप्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में। तो सबसे पहले हम द्विगु समास को समझते हैं। परिभाषा: जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा बाद वाला पद संज्ञा हो और समस्त पद समूह का बोध कराता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे समस्त पद है शतरंग। अब देखो, इसमें शतरंग में दो पद हैं। सत यानी ये संख्यावाची शब्द है और ये रंग ये संज्ञा है। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा, शतरंग। ठीक है, इसका समास विग्रह बनेगा 7 रंगों का समूह है। ये समास विग्रह और ये समस्त पद है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है सप्ताह है। अब इसमें भी पहला पद संख्यावाची है, इसका समास विग्रह बनेगा 7 दिनों का समूह है या समाहार। ठीक है, अब इसकी पहचान समझते हैं। प्रथम पहचान है पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होता है। यह हमने समझा शतरंगी। दूसरी पहचान है समास विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द जुड़ता है। ठीक है, देखो सप्ताह है 7 दिनों का समूह है या समाहार। समास विग्रह करते समय समूह है या समाहार ये दोनों जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह है। प्रथम पद संख्यावाची है। पंजाब 5 नदियों का समूह है, यानी पंजाब समस्त पद है, इसका समास विग्रह बनेगा 5 नदियों का समूह है। जैसे त्रिशूल 3 शूलों का समूह है, इसमें भी प्रथम पद संख्यावाची है। ठीक है, अगला बिंदु है द्वंद्व समास। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। वह समास जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के मध्य अर्थात दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले योजक शब्दों और अथवा या वह एवं तथा आदि इत्यादि का लोप होता है तथा उनके स्थान पर हाइपन योजक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गाय और बैल। तो देखो, इसमें बीच में ये जो चिन्ह है योजक, इसको हाइपन बोलते हैं, ये चिन्ह आता है। इसका समास विग्रह क्या बनेगा? गाय और बैल। दूसरा उदाहरण है सीता राम, इसके बीच में योजक है चिन्ह, इसका समास विग्रह बनेगा सीता और राम। ठीक है, द्वंद्व समास के भेद, यानी इसके 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3। समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व है, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व है और तीसरा है समाहार द्वंद्व है। ठीक है, अब इनको हम विस्तार से समझेंगे। इसके बाद में है द्वंद्व समास के भेद। तो देखो, सबसे पहले प्रथम इतरेतर द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा और का लोप होता है। वह संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके दोनों ही पद संख्या का बोध कराने वाले होते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं स्त्री पुरुष। अब देखो, ये समस्त पद है, इसका समास विग्रह बनेगा स्त्री और पुरुष। अब देखो, ये और आ गया इसमें, ये इसकी मुख्य पहचान है। 27। अब देखो, 27 में कौन सा समास है? द्वंद्व। देखो, मध्य गिनती के अंक इसमें आते हैं। कैसे समझते हैं? अब देखो, 27 में इसका समास विग्रह बनेगा 20 और 7। 20 और 7। अब देखो, ये योजक शब्द हो गया। 20 और 7 ये समास विग्रह है। राधा कृष्ण, अब योजक शब्द है, इसका समास विग्रह बनेगा राधा और कृष्ण, इसमें भी और योजक शब्द है। ठीक है, अगला उदाहरण है 31। अब देखो, इसका समास विग्रह क्या बनेगा? 30 और 1, ये इसका योजक है। ठीक है, देखो, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है 1 से 9 व 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जैसे पूर्णांक संख्यावाची शब्दों को छोड़कर
अन्य सभी संख्यावाची शब्द इसमें आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य गिनती के जो अंक है वो इसमें आएंगे। ठीक है। इसके बाद में है द्वंद्व समास का दूसरा भेद, वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो इसको विस्तार से समझते हैं। इस समास में सदैव विलोम शब्दों का प्रयोग होता है तथा दो शब्दों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है। देखो, समास विग्रह करते समय या अथवा ये सूचक आते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पाप पुण्य, देखो ये आपस में विलोम शब्द है। ठीक है। बीच में योजक चिन्ह है। इसका समास विग्रह बनेगा पाप या पुण्य। ठीक है। अब देखो ये आपस में विलोम शब्द हुए और इसकी पहचान क्या है? या अथवा। दूसरा उदाहरण है यस अपयस, यह भी आपस में विलोम शब्द है। इसका समास विग्रह बनेगा यस या अपयस। तीसरा उदाहरण है हानि लाभ, इसका समास विग्रह बनेगा हानि या लाभ। यह भी आपस में विलोम शब्द है। ध्यान दें, महत्वपूर्ण बिंदु है, अनिश्चित संख्या में भी वैकल्पिक द्वंद्व समास ही आता है। जैसे 9 10, अब पता नहीं है कि 9 है या 10, लेकिन 9 से 10 तक इसमें भी क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व समास ही आता है। जैसे 100 200, अब ये पता नहीं कि भाई 100 है या 200, इसका समास विग्रह क्या बनेगा? 100 से 200 तक। ठीक है। इसमें भी ये वैकल्पिक द्वंद्व समास ही आता है। द्वंद्व समास का तीसरा भेद है समाहार द्वंद्व समास। इसको भी विस्तार से समझते हैं। देखो, इस समास में विग्रह करते समय अंत में आदि इत्यादि का प्रयोग होता है तथा सदैव बहुवचन के शब्द आते हैं और सार्थक व निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मोल तोल, ये समस्त पद है। इसका समास विग्रह बनेगा मोल तोल आदि। ठीक है। अब देखो, ये आदि का प्रयोग होता है 2 उदाहरण के लिए। ठीक है। दूसरा उदाहरण है साग पात, ये समस्त पद है। इसका समास विग्रह बनेगा साग पात आदि। इसमें भी 2 उदाहरण है, इसलिए आदि का प्रयोग हुआ। तीसरा उदाहरण है कंद मूल फल। अब देखो, इसमें 3 उदाहरण है। जैसे समास विग्रह करते समय कंद मूल फल इत्यादि। ठीक है। यहाँ 3 उदाहरण है, इसलिए इत्यादि का प्रयोग हुआ। चाय वाय, अब देखो ये चौथा सार्थक व निरर्थक शब्द। ये सार्थक शब्द है चाय और वाय निरर्थक शब्द है। ये भी इसमें ही आते हैं। इसका समास विग्रह बनेगा चाय वाय आदि। ठीक है। इस प्रकार से हमने द्विगु समास और द्वंद्व समास के 3 भेद पढ़े। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।